हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ब्रिलियंट लॉन्चर में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन बी को। हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में डील किया था क्लास 10th का साइंस के पेपर टर्म 1 का सेक्शन ए को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डील कर चुका था। आज अपन डील करेंगे सेक्शन बी को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें भी सेम वैसे ही जैसे सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन दिए थे, 20 अटेम्प्ट करने थे, वैसे ही इसमें भी है सेम पैटर्न। क्वेश्चन पहला है, व्हेन लेड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब वी ऑब्जर्व। जब अपन लेड नाइट्रेट पाउडर को हीट करेंगे एक बॉइलिंग ट्यूब में तो हम लोगों को क्या मिलेगा। क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूं, ध्यान से सुनना। When lead nitrate powder is heated in a boiling tube, we observe। जब हम लोग लेड नाइट्रेट पाउडर को हीट करेंगे एक बॉइलिंग ट्यूब में तो हम लोगों को क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बता दूं। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है? अभी तक मैंने सारे फॉर्मूलेस आपको बताते आए हैं। अब आप एक काम करो, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, चलो मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। मैं यहाँ पर इक्वेशन के लिए फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर लेड नाइट्रेट ही यूज कर रहा हूँ। तो लेड नाइट्रेट को जब अपन डिकम्पोज करते हैं, यानी सॉरी जब हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है, जो कि एक टाइप का थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो जब लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे अपन, एरो के ऊपर डेल का सिंबल यानी हीटिंग प्रोसेस है, जब हीट करते हैं तो ये हमको देता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि कौन से कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, एक सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन है जिसको अपन जब यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी पीएच पेपर में डाले तब उसमें पीएच पेपर में कलर आया ऑरेंज रेड कलर। कौन सा कलर आया, ऑरेंज रेड कलर। तो ये सॉल्ट किससे बना हुआ है? देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, किसी भी सॉल्यूशन को आप यूनिवर्सल इंडिकेटर में डालो, अगर रेड के फैमिली का कलर कोई अगर कोई आता है जैसे येलो, येलोइश ऑरेंज या ऑरेंजिश रेड या रेड या ऑरेंजिश टाइप के कलर आते हैं जो कि रेड से मिलते जुलते कलर है, तो ये सारे कंपोनेंट जो भी आपने उसमें डाला है वो सब होगा एसिडिक नेचर का। ठीक है, वेरएज़ अगर वो स्लाइटली ब्लूइश कलर का आता है तो उस कंपाउंड का नेचर होगा बेसिक। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं अपन, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें होता क्या है, अब इसमें है ये कि अब यहाँ पर ध्यान दो, एक सॉल्ट बोला है यहाँ पर क्लियरली, अगर आप लोगों को मेंशन हो रहा होगा तो। और हम लोगों को पता है कि सॉल्ट तीन तरीके, सॉल्ट का बनाने का प्रोसेस क्या है। तो सॉल्ट बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। ठीक है, कौन से रिएक्शन से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद न्यूट्रल प्रोडक्ट बनाते हैं लाइक सॉल्ट एंड वाटर। ये जनरली हम लोग पढ़ते हैं, इसी को बोलते हैं अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और पानी बनाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, एसिड और बेस जो रिएक्ट करेंगे अगर इनके स्ट्रेंथ में चेंजेस आए तो ये जो नेचर ऑफ सॉल्ट है वो भी चेंज होता जाएगा। जैसे कि अगर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, यानी एसिड भी स्ट्रॉन्ग बेस भी स्ट्रॉन्ग, दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों का स्ट्रेंथ बराबर है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल नेचर का रहेगा, यानी यहाँ पर बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट। अगर मैंने वीक एसिड लिया वीक बेस लिया, अगेन देखो दोनों का स्ट्रेंथ वीक वीक है, तो अगेन मेरे को यहाँ पर क्या मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। अगर लेकिन मैंने अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस ले लिया तो यहां से मेरे को बनेगा, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, अगर दोनों को लड़ाई होता है तो कौन जीतेगा, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग वाला जीतेगा, तो बनेगा एसिडिक सॉल्ट। और अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो अब दोनों में लड़ाई हुआ तो कौन जीतेगा, बेस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है वो, तो बनेगा सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। अब यहाँ पर मेरे को जो सॉल्ट है ऑरेंज रेड कलर दे रहा है, यानी वो कौन सा नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का। तो इसका आंसर सी ठीक हुआ। ठीक है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनाया गया वो सॉल्ट है। अगर एग्जांपल चाहिए आपको तो मैं एग्जांपल देता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड ले सकते हो आप HCl, वीक बेस आप ले सकते हो अमोनिया NH3, इसको रिएक्ट करके बनाया गया सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जो कि एक एसिडिक नेचर सॉल्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 25 एक मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 26 वेरी इजी लेवल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, 3 टेस्ट ट्यूब लिए गए हैं A, B और C। ठीक है, तो ले लेते हैं टेस्ट ट्यूब A, B और ये C। A में डिस्टिल वाटर है, B में एसिडिक सॉल्यूशन है और C में बेसिक सॉल्यूशन है बोला है। अगर मैं एक रेड लिटमस सॉल्यूशन को लूं, ध्यान देना यहाँ पर यूनिवर्सल नहीं बोला, ये रेड लिटमस है, रेड लिटमस को लूं और मैं तीनों टेस्ट ट्यूब में डीप करूं तो मेरे को क्या क्या ऑब्जर्वेशन होगा। तो अगर मैंने जैसे रेड कलर का लिटमस सॉल्यूशन को लिया और A में डीप किया, क्योंकि A में है डिस्टिल वाटर, तो डिस्टिल वाटर होने की वजह से उसके में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, तो नो चेंज पहले ही ऑप्शन में है, तो पहले ही ऑप्शन आप टिक मार सकते हो। फिर भी आगे स्टडी करते हैं। अब देखो सिंपल सा लॉजिक सबको पता है, अगर रेड कलर का लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर है तो वो कलर चेंज करेगा बेसिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम है टेस्ट ट्यूब C में।
तो सी में अगर बेसिक मीडियम में अगर मैं रेड कलर की लिटमस सॉल्यूशन को डाला तो वो कौन से कलर में हो जाएगा, ब्लू कलर। तो ये भी देख लो सी में क्या उसमें ब्लू दिया है, तो हाँ दिया है, और सी और डी में भी दिया है, लेकिन सी और डी में ए में नो चेंज नहीं है, यानी डेफिनेटली आपका ऑप्शन ए है। और टेस्ट ट्यूब बी में देखो जो एसिडिक प्रेजेंट है, अगर इसमें आप लिटमस सॉल्यूशन डालते हो, ठीक है, तो वो रेड का रेड ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर सुटेबल मोस्टली यहाँ पर दिख रहा है बिकम्स डार्क रेड, बस इसके अलावा यहाँ पर कोई और ऑप्शन है नहीं जो इस बाकी दो क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, तो मोस्ट सुटेबल आंसर इसमें से ए ही निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़े इसमें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी एक टाइप का इजी लेवल क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड नहीं था, ज्यादा टफ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 28, क्लोर एल्काली प्रोसेस। हाँ, क्लोर एल्काली प्रोसेस ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक करके आपको पढ़ाया गया था जब चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे अपन, याद होगा तो, कि क्लोर एल्काली प्रोसेस क्या होता है करके। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्लोर एल्काली प्रोसेस क्या होता है। तो क्लोर एल्काली प्रोसेस में क्या होता है, NaCl यानी ब्राइन सॉल्यूशन को लिया जाता है और इसमें इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, तो ये डिकम्पोज होता है यानी रिएक्ट करता है और देता है अपने को सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, साथ में लिबरेट करता है क्लोरीन गैस और साथ में लिबरेट करता है हाइड्रोजन गैस। मैंने आपको जब पढ़ाया था तब ये भी बोला था कि आपको ये तो कंपलसरी याद रखना ही है कि क्लोरीन गैस कहां से लिबरेट होता है और हाइड्रोजन गैस कहां से लिबरेट होता है। शॉर्टकट भी था AC, क्लोरीन गैस C से स्टार्ट होता है और रिलीज होता है एनोड पे, तो क्लोरीन गैस रिलीज होता है एनोड पे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है कैथोड पे। अगर आपको इतना भी पता है, दोनों में से एक पॉइंट भी पता है तो भी आपका बन सकता है। ठीक है, जैसे देखो बी पॉइंट पे है क्लोरीन गैस, कहां से रिलीज होगा, एनोड से, तो बी में देखो एनोड कहां पर है, ये एट कैथोड है, नहीं होगा, एट एनोड है, ये हो सकता है, ये कैथोड है, नहीं होगा, एट कैथ नहीं होगा, यानी बी ही आंसर सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े अब इसमें। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया हुआ है। इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर एक टेस्ट ट्यूब लिया उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दिए, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराए, ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब है, तो इसमें से जो निकलेगा तुम्हारा जो गैस, ठीक है, इस गैस को जब यानी ये ऑब्जर्वेशन किया गया है उसको करते दौरान क्लाइमेट जो है वो ह्यूमिड था, यानी एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा क्वांटिटी में पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को जब करने के बाद इसको पास किया जाता है कैल्शियम क्लोराइड से CaCl2 से, तो क्यों पास किया जाता है, रीजन क्या है पास करने का। तो देखो कैल्शियम क्लोराइड एक बहुत ही अच्छा पानी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, क्या करता है, ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा, तो CaCl2 एक्ट एज एन एब्जॉर्बेंट ऑफ फॉर वाटर मॉलिक्यूल। तो इस क्लाइमेट के ह्यूमिड होने की वजह से जो प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा एड अप हो जाते हैं जो अपने को चाहिए नहीं, तो उसको ड्राई करने के लिए हम लोग CaCl2 से उसको पास करते हैं, तो आंसर सही है ड्राई द गैस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशन। ये तो मैं क्या बताऊं, मैं इसको कितने बार आपको बोला था, इसको बेटा पढ़कर ही जाना, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा करके। ठीक है, चलो देखते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशन, मैंने नाम से भी याद कराया था कि इसमें सोडा और एसिड रहेगा। सोडा कौन सा, तो बेकिंग सोडा, और एसिड कौन सा, तो जनरली कौन सा एसिड यूज होता है इसमें, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो बेकिंग सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट या NaCO3 या सोडियम बाई सल्फेट या सोडियम सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो आंसर है तुम्हारा ऑप्शन सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन नंबर 31 से 34 असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन है। इस बार का असर्शन एंड रीजनिंग काफी इजी आया था, जिस प्रकार से सैंपल पेपर रिलीज किया था CBSE, उसी के अकॉर्डिंगली उसी पैटर्न पे ये सब क्वेश्चंस आए हैं, उसी लेवल के हैं, ज्यादा टफ लेवल नहीं है। ठीक है, और ये जो 31 वाला क्वेश्चन है, देखो इधर असर्शन बोल रहा है। अच्छा, असर्शन एंड रीजनिंग को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट टेक्निक होता है प्ले ट्रू फॉल्स। आप उस स्टेटमेंट के साथ ट्रू फॉल्स खेलिए, आप असम्पशन को पढ़िए और सोचिए सही है कि गलत है, अलग से रीजन को पढ़िए, अब सोचिए सही है कि गलत है, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है कि फॉल्स है। इफ दोनों ट्रू निकले तब आप दोनों को एक साथ पढ़ो, बीच में बिकॉज लगा के, अगर वो रीजन सही बैठ रहा है देन ए आंसर है, अगर ट्रू है लेकिन रीजन सही नहीं बैठ रहा है तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, और अगर एक ट्रू एक फॉल्स तो रेस्पेक्टिवली देख लेना सी और डी में। ठीक है, तो चलो ऐसे करते हैं। सिल्वर सॉल्ट आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सिल्वर सॉल्ट आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इसका मतलब है कि क्या सिल्वर के सॉल्ट को ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है।
ठीक है, क्या इसको यूज करते हैं? अच्छा करते तो हैं भाई, लेकिन कौन सा वाला करते हैं? कौन सा वाला करते हैं भाई? करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। ठीक है, इसको यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक, चलो ठीक है, करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सिल्वर सॉल्ट डिकम्पोज नहीं होता प्रेजेंस ऑफ लाइट। अरे बाप रे, ये तो पूरा गलत गलत हो गया, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप के होते हैं। एक होता था हीट की वजह से थर्मोलिसिस, एक होता था इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इलेक्ट्रोलिसिस, और एक होता था लाइट की वजह से फोटोलिसिस। तो फोटोलिसिस के एग्जाम्पल में ही हम लोगों ने AgBr और AgCl को पढ़ा था, जो कि सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड है, यानी सिल्वर के सॉल्ट है, जो कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में डिकम्पोज हो जाते हैं। तो रीजन तो आपका कतई गलत हो गया, ए बस बचा जो कि सही है। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। ठीक है, 31 का क्या हुआ? सी हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। पहला स्टेटमेंट है द सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो अगर ना यहां पर सॉल्यूशन काट देता, लिखा होता सिर्फ आयोनिक कंपाउंड्स और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में क्या होता है? फ्री नहीं होता, जिसकी वजह से यानी इसमें फ्री चार्जेस या फ्री आयंस नहीं होते, या इसके एटम्स जो पार्टिकल्स इसमें बने हुए हैं वो फ्री नहीं होते, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता अगर ये सॉलिड स्टेट में होता तो। लेकिन क्योंकि ये कौन से स्टेट में है? सॉल्यूशन स्टेट में है, यानी कि लिक्विड स्टेट में, तो ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट करेगा, क्योंकि लिक्विड के सॉल्यूशन में एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं या आयंस जो प्रेजेंट होते हैं या जो चार्जेस प्रेजेंट होते हैं वो फ्री होते हैं मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ए भी सही है और आर भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 33, रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच स्लोअर देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। अच्छा, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सबको पता है क्या होता है, पानी में रहने वाले जीव जंतु। टेरेस्ट्रियल जो पानी में नहीं रहते, यानी जमीन में या धरती में रहने वाले जीव जंतु। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान देना, एक्वेटिक यानी कि जो जीव जंतु या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं, उनका रेट ऑफ ब्रीथिंग एक्चुअल में बहुत ज्यादा होता है टेरेस्ट्रियल से। क्यों ज्यादा होता है बताऊं मैं आपको, एक लॉजिक सोचो। एक मछली है, ठीक है, जो तालाब में रह रही है। अब इस मछली को सांस लेना है, तो इसके लिए तालाब ही इसका इन्वायरमेंट है ब्रीथिंग के लिए, तो ये कहां से ब्रीथ कर सकती है? सिर्फ तालाब से। लेकिन यहां पर खड़े हम लोग कहां से ब्रीथ कर सकते हैं? तो हम लोग पूरे एटमॉस्फेयर में कहीं पर से भी ब्रीथ कर सकते हैं, लेकिन इस मछली के लिए सिर्फ ये एक पर्टिकुलर ही जगह है जिसमें से वो ब्रीथ कर सकती है ऑक्सीजन को। अब प्रॉब्लम ये है कि इस तालाब में इकलौती मछली तो होगी नहीं, बहुत सारे और भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो उनके बीच में ना होड़ लग जाता है, रेस लग जाता है कि सबसे पहले कौन कौन जल्दी करेगा ब्रीथ। तो ये लोग क्या होते हैं ना, ये लोग जल्दी सांस लेते हैं ताकि लोग ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके। इसीलिए इनका रेट ऑफ ब्रीथिंग ना नॉर्मल टेरेस्ट्रियल से कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है, जो कि यहाँ पर गलत लिख दिया, स्लोअर नहीं होगा, फास्टर होगा। तो ये तो गलत हो गया, ये असर्शन गलत हो गया। रीजन पढ़ते हैं, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज वेरी लो एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। ये तो अभी बताया मैं कि मछली के सांस लेने के लिए लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है इस पानी में, वेरएज हम लोगों के लिए यानी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के लिए पूरा एटमॉस्फेयर ओपन है, तो वो कहीं से भी सांस ले सकता है। इसलिए रीजन तो सही है लेकिन असर्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ए केरोसिन हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। केरोसिन जिसके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है वो पानी से ज्यादा डेंसर है, ऑप्टिकली ज्यादा डेंसर है, सही है। ठीक है, ऑल्दो इट्स मास डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। हाँ, जबकि नॉर्मल डेंसिटी, देखो यहाँ पर ऑप्टिकल डेंसर अलग चीज होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होती है, मास डेंसिटी अलग होती है। मास डेंसिटी होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेस। ऑप्टिकल डेंसिटी होती है कि लाइट की स्पीड किसमें कितनी ज्यादा चेंज हो रही है। ठीक है, लाइट को पेनिट्रेट करके निकलने में उसको कितना ज्यादा मेहनत लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, उसकी स्पीड में, सॉरी उसके टाइमिंग, हाँ टाइम कंजप्शन में या उसकी स्पीड में कितना फर्क पड़ रहा है। ठीक है, ये होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। तो केरोसिन का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होता है पानी से, हाँ होता है, लेकिन इसका मास डेंसिटी पानी से कम होता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी में फर्क बता दिया मैंने। ऑप्टिकल डेंसिटी डिटरमाइन होता है स्पीड ऑफ लाइट से, जबकि मास डेंसिटी डिटरमाइन होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम और स्पेस। ठीक है, तो असर्शन भी सही है और रीजन भी वही जो मैंने बताया वही है, तो दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है कुछ 4 मेटल्स दिए हुए इधर कॉलम 1 में और कॉलम 2 में इनकी कुछ प्रॉपर्टीज दी है, मैचअप करना है इसको। चलो देखते हैं। पोटेशियम
डू नॉट रिएक्ट, अच्छा इसको छोड़ दो, कॉलम 1 कॉलम 2 को पढ़ते पहले। डज नॉट रिएक्ट इवन एट हाई टेम्परेचर, तो कौन सा ऐसा मेटल है जो जनरली से हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता? मेरे हिसाब से, जहां तक मेरे को लग रहा है, सिल्वर होगा। तो डी का फर्स्ट दिया होना चाहिए। ये दो ऑप्शन में डी का फर्स्ट दिया, तो बाकी गलत हो गया। आपको ए और डी में सोचना है, तो पहले ध्यान दो इधर, ए और डी को सोचो। दोनों के ए में 4 दिया, यानी ए का 4 होगा, ये तो पक्का है। ठीक है, डी का 1 हो गया, ए का 4 होगा, पक्का है। बी में 3rd दिया है, बी में 2nd दिया, तो बी को सोच लो। बी क्या दिया? जिंक। जिंक गेट्स कोटेड विद ब्लैक कलर ऑफ लेयर ऑफ ऑक्साइड। हाँ 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 हाँ, ठीक है। वो जो गेट्स कोटेड विद ब्लैक कलर लेयर ऑफ ऑक्साइड होता है ना, वो कॉपर का होता है एक्चुअल में। ठीक है, कॉपर होता है जो कि ब्लैक कलर के कोटिंग से, कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का कोटिंग चढ़ाता है, ठीक है, ऑक्साइड का। तो ये कॉपर का होगा, यानी सी का 2nd होगा। सी का 2nd किस में दिया है? ए में दिया है। चलो ए सही है इसका। ठीक है, तो 25 का ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। 4 टेस्ट ट्यूब लिए गए हैं, ए बी सी डी, ए बी सी और ये डी, 4 टेस्ट ट्यूब हो गए। ठीक है, अब ए में बोल रहा है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ए में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जिसमें मैंने आयरन डिप कर दिया है। चलो ठीक है भाई। बी में फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है जिसमें मैंने कॉपर डिप कर दिया है। चलो ठीक है भाई। सी बोल रहा है जिंक मेटल को डिप किया गया फेरस सल्फेट में। सी में फेरस सल्फेट दिया हुआ था जिसमें मैंने जिंक को डिप कर दिया। चलो ठीक है भाई। और डी में आयरन एल को डिप किया जिंक सल्फेट में। भाई देखो आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ऑलरेडी इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर दे दिया जहां तक मेरे को दिख रहा है, जेड एन एफ और एस। इसमें कॉमनली तुम लोगों को सबको को पता है भैया, जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना सिंगल मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, तो ऑब्वियसली वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहे हैं। किसमें किसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, सिंपल भाषा में। ठीक है, कलर चेंज किसमें होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसमें होगा। तो देखो आयरन जो एक ट्यूब में था जिसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया गया, तो वो उसमें कलर चेंज होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव। तो ए आंसर होगा। एक इसमें जिसमें दिया ए बी, ये दोनों कट गया। अब बी में होगा कि सी में होगा? बी में क्या है, कॉपर डाला है, बी में तो होगा ही नहीं यार, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव होता है आयरन से, तो होगा ही नहीं। सी को देखो, जिंक Fe से, तो जिंक Fe ज्यादा रिएक्टिव, हाँ तो इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो सी भी होगा। ठीक है, डी वाला देखो आयरन को Zn में डाला है, भाई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आयरन जिंक से लेस रिएक्टिव है, तो डिस्प्लेस कर नहीं सकता। इसका आंसर ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। द फंक्शन नॉट परफॉर्म्ड बाय विली इज, विली कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता? इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। अरे भाई यही तो मेन फंक्शन है विली का। विली के बहुत सारे मेन फंक्शंस है, विली का सबसे मेन फंक्शन ये भी है एक कि वो एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। तो ये तो होगा फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन है। एंश्योर रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स, गुड, ये भी है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ये भी है, इसीलिए तो सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है। इजेक्शन ऑफ फूड, फूड का इजेक्ट करने का प्रोसेस जो होता है वो विली के लिए नहीं होता। ठीक है, वो विली का फंक्शन नहीं है वो, तो ऑप्शन डी होगा। तो 37 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है डायग्राम ए बी सी डी, क्या है पूछा है, ए बी सी डी क्या है, ए क्या है। अब आप जैसे देख रहे हो तो आपको ये लेफ्ट लग रहा होगा। एक बात बताता हूँ, कभी भी डायग्राम आता है ना, तो आप डायग्राम के बगल में खड़े हो जाओ, यानी आप ऐसे खड़े हो जाओ। ठीक है, और आप सोचो फिर आपका किडनी किधर आएगा। ये वाला किडनी आपके लिए क्या पड़ेगा, मेरे हिसाब से आपका राइट होगा, तो ए राइट किडनी होगा। तो राइट किडनी ए और बी में नहीं दिया, तो हटा दो, सी और डी आंसर में होगा। अब इसमें से देखो बी और सी में कंफ्यूजन हो सकता है तुमको, कोई बात नहीं। डी को देखो, डी क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। दोनों में यूरिनरी ब्लैडर किसमें लिखा है, इसमें लिखा है, तो बस यही आंसर है फिर। ठीक है, जो कि बी क्या है, वेना कावा, यानी ये जो पीछे आ रहा है पाइप, ये क्या है आपका, वेना कावा है। और सी क्या है आपका, आयोटा। ठीक है, ये हो गया आंसर आपका, था इजी। थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड कैपिलरीज। भाई कैपिलरी की डेफिनेशन में ही हम लोग पढ़ते हैं कि कैपिलरी इज अ थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स व्हिच एक्ट एज अ जॉइंट फॉर आर्टरी एंड वेन। ठीक है, इज अ जंक्शन फॉर आर्टरी एंड वेन। कैपिलरी एक थिन वॉल्ड ब्लड वेसल होता है जो कि एक जंक्शन का काम करता है फॉर आर्टरी एंड वेन, यानी एक ऐसा स्पॉट है जहां पर आर्टरी और वेन आके मिलते हैं। आयोटा इज द थिकेस्ट आर्टरी प्रेजेंट इन आवर बॉडी। आर्टरी थिक होता है, इलास्टिक होता है। वेना कावा इज मेन वेन। ठीक है, तो ये भी थोड़ा मोटा होगा, थिक होगा, लेकिन कैपिलरी इज द थिनेस्ट, और द सॉरी कैपिलरी इज द थिन ब्लड वेसल। ठीक है, थिन वॉल्ड ब्लड वेसल। क्वेश्चन नंबर 40। द फंक्शन ऑफ लाइनिंग ऑफ म्यूकस इन द नेसल पैसेज ऑफ ह्यूमन बीइंग इज टू, यानी कि हमारे जो ह्यूमन बीइंग के नेसल पैसेज में जो म्यूकस प्रेजेंट होता है, म्यूकस की लाइनिंग, वो क्या काम करती है। ठीक है, दोबारा पढ़ता हूं क्वेश्चन को मैं, ध्यान देकर सुनना। द फंक्शन ऑफ द लाइनिंग ऑफ म्यूकस इन द नेसल पैसेज ऑफ ह्यूमन बीइंग इज टू, यानी जो नेसल पैसेज होता है ह्यूमन बीइंग में, वो क्या काम आता है। ठीक है, तो वो काम आता है तुम्हारे, ध्यान देके सुनना,
ठीक है। ये करता क्या है, देखो एक चीज तो मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि म्यूकस हमारे सिर्फ पेट में प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं है। म्यूकस हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है, बहुत 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 सारी जगह प्रेजेंट होता है। ठीक, अब ये करता क्या है, ये पार्टिकल्स को ट्रैप करता है। क्या करता है ये, पार्टिकल्स को ट्रैप करके रखता है, ठीक है, यानी ये गैस को, एयर को फिल्टर करने का काम आता है। तो इंक्रीज द टेम्परेचर नहीं यार, मूव द एयर नहीं यार, फिल्टर, हाँ फिल्टर द एयर, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, ये एयर को फिल्टर करने का काम करता है। हमने जो एयर एब्जॉर्ब की है उस एयर को क्या करने का काम करता है, ये फिल्टर करने का काम करता है। तो 40 का ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन के अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 41, चलो देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है, एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है अपने को, यहाँ पर CO2 और हाइड्रोजन पानी कंबाइन हो रहा है, सनलाइट और क्लोरोफिल यानी ग्रीन प्लांट का ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग यूटिलाइज करते हैं किस फॉर्म में और स्टोर करके रखते हैं किस फॉर्म में, क्योंकि ग्रीन प्लांट की बात कर रहे हैं तो स्टोर करके रखेंगे स्टार्च के फॉर्म में और यूटिलाइज करेंगे एज एन एनर्जी। तो देखो तो एनर्जी और स्टार्च किसमें दिया है, ये दिया ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में बोला है कि एक डायग्राम स्टडी करना है अपने को, ठीक है। यहाँ पर एक लेंस रखा गया है एक्स और एक्स डैश करके, ऑब्जेक्ट रखा गया है ये AB रखा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस दिया है OO डैश। तो यहाँ पर इमेज कहाँ पर बनेगा अपने को ये पूछा, और ये लेंस कौन सा है। देखो सबसे पहली बात तो ये लेंस को ध्यान से देखो, ये एरो आ रहा है, रे आ रहा है और डाइवर्ज हो गया, तो ये एक टाइप का डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग लेंस है। तो डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, तो डाइवर्जिंग लेंस होता है आपका कॉनकेव। कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव डाइवर्जिंग नेचर का होता है, तो कॉन्वेक्स नहीं होगा, तो सी और डी गलत हो गया। अब ऑब्जेक्ट किधर बनेगा भाई, देखो पहला चीज तो ये है कि ये ठहरा कॉनकेव लेंस, ठीक है। और कॉनकेव लेंस में जो इमेज बनता है ना वो कौन सा बनता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होने की वजह से किधर बनेगा, सेम साइड में बनेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होने की वजह से, तो ये बनेगा O और Y के बीच में, तो ऑप्शन बी सही होगा आपका फिर, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 बोलता है कि इमेज है एक ऑब्जेक्ट का, वो बन रहा है कॉनकेव मिरर में जिसका फोकल लेंथ 15 है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर बोला है कि कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और इसका जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट जहां पर रखा हुआ है वहीं पर उसका इमेज भी बन रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, सॉरी ऑफ द सेम साइज बोला है, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज जो है वो सेम है। तो देखो हम लोग कॉनकेव मिरर में 6 पोजीशन पढ़े थे, याद होगा तो आपको, उस 6 पोजीशन में मात्र एक ही पोजीशन था जहां पर साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होता है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि 2f पे होता है, ठीक है, यानी डबल ऑफ फोकल लेंथ यहीं पर होता है जहां पर दोनों, यानी ऑब्जेक्ट भी वहीं पर खड़ा रहेगा और इमेज भी वहीं पर होगा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, ऑब्वियसली 0 हुआ, तो डी सही है। बेचारा गलत करते करते रुक गया लग रहा है मेरे को, काटा है ना इसको, हाँ इसके पहले वाला भी कटा था शायद तक ऑप्शन, हाउ ठीक, ये बी में टिक किया था बच गया बेचारा, डी में टिक किया था, मतलब डी में टिक किया था बी में टिक किया बच गया। चलो 43 भी गलत करते करते मतलब किस्मत को, मौत को छू के टक्स वापस, चलो भाई ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट 3 सेंटीमीटर है और जिसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा वर्कली अलग दिख रहा है, तो मैं काम करता हूँ इसको ना दूसरे पेज में गिवन लिख लेता हूँ उसका, क्या क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो मैं दूसरा ब्लैंक पेपर ले लेता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर, है ना, हाइट ऑफ इमेज भी दिया हुआ है कुछ, मैं गिवन लिख देता हूँ एक्चुअली, मैं वहां से सीधा सीधा, मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, तो मैं यहाँ से ना गिवन लिख देता हूँ क्वेश्चन पेपर से। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड वर्टिकली ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है भाई ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -37.5 सेंटीमीटर, यानी यू दिया हुआ है -37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है -2 सेंटीमीटर, ठीक है। डिस्टेंस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है और मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव आ रहा है यानी रियल इमेज है, तो v का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। ठीक, ये केस 1 है, तो पहले यहां से फोकल लेंथ की वैल्यू निकालते हैं अपन। चलो तो पहले फॉर्मूला पता है आपको, लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v की वैल्यू कितनी है 25 माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है -37.5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों को ऐड अप कर दो तो इसको वैल्यू आएगी 1/f इक्वल्स टू ये 1/25, मैं इसको कैलकुलेटर कर लूँ क्या, चलो मैं इसको कैलकुलेटर कर लेता हूँ, ठीक है। अगर कैलकुलेटर मैं कर लेता हूँ, चलो आप लोग कर लेना इसको, ठीक है, आप सॉल्व कर लेना इसको।
1 डिवाइडेड बाय 25, इसकी वैल्यू आई 0.04, और ये है 1 डिवाइडेड बाय 37.5, इसकी वैल्यू आ रही है 0.0266666666 चलता रहेगा। चलो छोड़ो इसको, ठीक है। तो ये 1/f की वैल्यू आ गई, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये तो बिना कैलकुलेटर के हो जाएगा, 0.666666 चलता रहेगा। तो f की वैल्यू आ जाएगी 1/0.06666666। इसको भी कैलकुलेटर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग इसको सॉल्व करते आ रहे हैं हर बार, तो इसकी आंसर 15 आएगी। तो 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ निकला, ठीक है। ये फोकल लेंथ निकल गया अपने को। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है नेक्स्ट, यानी सेकंड केस दिया हुआ है, ठीक है। द सेम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगेन 25 सेंटीमीटर दे दिया। देखो एक बात याद रखना, लेंस मिरर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी लेंस कोई सा भी मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस, ठीक है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से हमेशा माइनस। मैं आपको कल जब सेक्शन ए सॉल्व करा था तब भी बताया था मैंने, ठीक है। अपने को पूछा है v क्या होगा और हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, पूछा है, दोनों पूछा है, कोई बात नहीं। तो पहले v निकाल लेते हैं, फॉर्मूला वही लगेगा, लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ से 1/v निकालना है तो माइनस 1/u को इधर भेज देंगे, तो मिलेगा 1/f प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/v। 1/f आया तुम्हारा 1/15 माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है 25। ये माइनस कैसा है, -25 होता है तो प्लस माइनस माइनस मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इक्वल्स टू 1/v। इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ रही थी 1/v की 10/375। ये सॉल्व कर लेना, मैं इसको कर रखा हूँ अभी, ठीक है, इक्वल्स टू 1/v। लेकिन मेरे को v का चाहिए तो रेसिप्रोकल कर दो दोनों का, तो 375/10 यानी कि आंसर आएगा तुम्हारा v का वैल्यू 37.5 सेंटीमीटर। तो कौन कौन से ऑप्शन में 37.5 दिया पहले वो चेक करते हैं, चलो, ठीक है। कौन कौन से ऑप्शन में 37.5 दिया, ये 37.5, ये 37.5, सब में 37.5 दिया। अच्छा प्लस माइनस देख लेते हैं अब क्या है आंसर, प्लस में है तो प्लस 37.5 किस में है, ये तो बी और डी हट गया, ए और बी में कोई आंसर होगा। हाइट ऑफ इमेज बोला प्लस 4.5 माइनस 4.5, यानी तो श्योर है 4.5 आएगा। चलो अब उसको भी कर लेते हैं, प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, इसका जो हाइट आएगा ना, जो भी अपन ऑब्जेक्ट इमेज निकालेंगे, इमेज क्योंकि जनरली प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बनता है तो हाइट हमेशा नेगेटिव आएगा। फिर भी अब मेरे बोलने से मानोगे नहीं तो सॉल्व करके देख लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू v अपॉन u होता है लेंस के लिए, दैट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v की वैल्यू है तुम्हारी 37.5, ठीक है। u की वैल्यू कितनी थी सेकंड वाले में 25 माइनस 25 होगी। हाइट ऑफ इमेज वही तो निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, पहले 3 दी थी ना, सेम ऑब्जेक्ट बोला है, तो इसको सॉल्व कर लो। तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू 37.5 इंटू 3/25, इसको सॉल्व करो। अब आंसर देखो यार माइनस में ही आएगा, ये तो पता चल गया तुम लोगों को, और 4.5 आना ये फिक्स है, माइनस में आया तो माइनस 4.5, तो आंसर तुम्हारा क्या आया -4.5 का है ऑप्शन ये रहा, तो आंसर सी सही है। चलो ये भी ठीक किया है। द रिलेशन r इक्वल्स टू 2f, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ इज वैलिड। अब भी बताया मैं, देखो यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम्हारे पोल से कितना दूर पे रहता है 2f की दूरी पे रहता है करके, और वही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक है। ये किसमें किसके लिए वैलिड है, मिरर के लिए वैलिड है भाई। अच्छा दोनों मिरर बोले भाई, दोनों मिरर के लिए वैलिड होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए, तो ये फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो 45 पे डी। 46 एक लेंस है जिसका पावर दिया हुआ है, तो पावर ऑफ लेंस फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू 1/f होता है। 4 दिया हुआ है तो 4 इक्वल्स टू 1/f, तो f इक्वल्स टू 1/4 दैट इक्वल्स टू 0.25 मीटर। अगर मीटर में निकाले तो, सेंटीमीटर में निकाले तो 25 सेंटीमीटर, क्योंकि प्लस दिया तो प्लस आएगा। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव किसका होता है, कौन से लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, गुड, कॉन्वेक्स का। कॉनकेव का नेगेटिव होता है ना, तो कॉनकेव तो हटा दो, कॉन्वेक्स दिया है, फोकल लेंथ कितना 4 नहीं 0.25 मीटर, ये आंसर है सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, चलो क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको प्लेस किया गया कॉनकेव लेंस के सामने में, कॉनकेव लेंस के सामने में प्लेस किए। हर एक पोजीशन के लिए उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा वो क्या होगा, अभी बताया था यार कि कॉनकेव लेंस जो रहता है वो वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनाता है। ये दोनों तो गया, वर्चुअल और डायरेक्ट बनाएगा, वर्चुअल और डायरेक्ट, और ये वर्चुअल और डायरेक्ट, ये दोनों ही सही है। और क्या बोला बस, अच्छा जो इमेज बनता है वो डिमिनिश्ड बनता है कि एनलार्ज्ड, ऑब्वियसली डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 48, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बिना देख के एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज अ फिनोमेनन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 48 तक हो गया। नेक्स्ट अपना सेक्शन सी स्टार्ट है, जिसको अपन करेंगे अपने अगले वीडियो में, ठीक है। सेम जुड़े रहिएगा ब्रिलियंट लॉन्चर से, और आपको कोई भी क्वेरी हो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो, हमारे लिंक को आप देख सकते हो,
हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हो, और मैंने जो बुक लिखी केमिस्ट्री की, अगर आप उसको परचेज करना है तो आप इस कमेंट सेक्शन में लिंक डाल सकते, सॉरी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। अभी वो अमेजोन पे लिस्ट मैंने नहीं किया है, उसको एज सुन एज पॉसिबल मैं लिस्ट करूंगा, ठीक है, तो आप वहां से भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।